हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इतिहास, हिस्ट्री। ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में इतिहास के अभी तक जितने भी सवाल आए वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, इतिहास के सवाल सॉल्व करने के दो फायदे हैं। एक तो ये यूपी स्पेशल में भी आता है ना। इसके अलावा जो सामान्य अध्ययन के सवाल आते हैं जनरल स्टडीज के अलग से यूपी के एग्जाम में, उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें, तो उनमें भी यूपी की हिस्ट्री आती है, उन्हीं से सवाल अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए जो इतिहास टॉपिक है यूपी स्पेशल में तो आएगा ही। ये जो जनरल स्टडीज में हिस्ट्री के सवाल आते हैं वो भी अक्सर उत्तर प्रदेश स्पेशल से ही पूछे जाते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास। आज का पहला सवाल है हमारा, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहां दिया था। ठीक है। तो कहां दिया था और ये कब पूछा गया था? पेट 2025 में पूछा गया था। तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। महात्मा बुद्ध का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी लेके आया हूं मैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद करना है पूरे फैक्ट। जैसे इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा आपको याद रखनी है, कई बार परीक्षा में पूछी गई। कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम या इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन था इनके पिता का नाम। ठीक है। जो कि शाक्य वंश के मुखिया थे। और इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद इनका निधन हो गया। तो इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया? इनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी ने। ठीक है। और ये इनकी मौसी भी थी। ठीक है ना। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल इनके पुत्र का नाम था। ये कई बार एग्जाम में ये फैक्चुअल डाटा के रूप में ये सवाल पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना और अच्छे से याद करना। इन्होंने गृह त्याग कब किया था? किस वर्ष में किया था? 29वें वर्ष इन्होंने गृह त्याग की घटना हुई थी। उस घटना को क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। ठीक है। पूछा जाता है, जैसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा, गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, निर्वाण, क्या बोलते हैं? तो महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति इन्हें कितने वर्ष की हुई थी? तो 35 ईयर में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में। कहां पे हुई थी? बोध गया में। कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। नदी भी याद रखनी है, क्योंकि ऑप्शन में निरंजना नदी भी आती है और ऋजुपालिका नदी भी आती है। ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और निरंजना नदी के किनारे ज्ञान किसे प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को। तो रेवर ये इंपोर्टेंट है। तो निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। प्रथम उपदेश इन्हें कहां दिया था? सारनाथ में दिया था, और यही क्वेश्चन था हमारा। और इस जो प्रथम उपदेश दिया था इससे क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रथम उपदेश। तो इसे बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन की घटना। ओके। इनकी प्रमुख शिक्षाएं कौन सी? तो 4 आर्य सत्य दिए थे उन्होंने। ठीक है। कौन कौन से वो सत्य हैं? जैसे 4 आर्य सत्य दिए थे इनने। इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद इनके प्रमुख शिष्य और प्रिय शिष्य भी थे, आनंद। ठीक है। और उपाली। इसके अलावा इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। ओके। महापरिनिर्वाण इनका कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, यानी 80 वर्ष की आयु में। कहां पे हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है। कुशीनगर कहां पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर, है ना। और इनके अन्य नाम क्या है? तो इन्हें तथागत भी बोलते हैं, शाक्य मुनि भी बोलते हैं, और लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। तो ये हैं बहुत महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ फैक्ट जो आपको याद रखने। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया? देखो ये सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी, है ना। और इलाहाबाद की संधि समेत आपको ये फैक्ट याद रखना है, 2 इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसकी डिटेल में भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगस्त 1765 में इलाहाबाद में 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त को। 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह कौन था उस समय? शाह आलम द्वितीय। ठीक है। शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। तथा जो दूसरी संधि थी, ये इलाहाबाद की संधि, वो हुई थी 16 अगस्त 1765 को। ठीक है। ये रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। ठीक है। इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल की दीवानी के अधिकार में 50 लाख रुपए दिए गए, तथा अवध
में कर मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई तथा अवध के शेष क्षेत्र को नवाब को इलाहाबाद में वापस लाया गया। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये इलाहाबाद की संधि से संबंध जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि प्रथम जो कब हुई थी, 12 अगस्त 1765 को, किस किस के बीच में हुई थी, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे दोनों जगह कॉमन रहेगा। ओके, उसके बाद 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। ठीक है, और ये क्यों हुई थी, क्योंकि 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध, जिसमें इनकी संयुक्त सेना हार गई थी। संयुक्त सेना किस किस की थी, तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 में बक्सर के युद्ध में हराया था। ठीक है, उसके बाद ये संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन नंबर 3 है, उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था, तो उन्नाव जिले का पुराना नाम था सवाई गोदो। ठीक है, सवाई गोदो इसका पूर्व नाम था। और उन्नाव का ओडीओपी क्या है, ओडीओपी पता होना चाहिए उन्नाव का, जरी जरदौजी, जरी जरदौजी और चरम उत्पाद। ओके, ये उन्नाव का ओडीओपी है। अच्छा, ओडीओपी क्या होता है, कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। यह योजना कब शुरू की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई थी 24 जनवरी 2018 को। और 24 जनवरी 2018 को ही क्यों शुरू की गई, क्योंकि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसलिए 24 जनवरी को ही एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और बहुत ही इंपोर्टेंट योजना है, इससे कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछे गए, क्योंकि हर जिले का एक विशेष उत्पाद होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये आपको फैक्ट याद रखते हैं, जरी जरदोजी और चरम उत्पाद। इसके अलावा उन्नाव के बारे में और फैक्ट जानते हैं, जैसे इसका प्राचीन नाम तो हो गया सवाई गोदो, और इसकी स्थापना लगभग 1200 साल पहले, यहाँ पे घने जंगल थे पहले, है ना, काफी, तो जंगलों को काटकर चौहान राजपूत राजा थे, राजा हरदोई सिंह। ठीक है, राजा हरदोई सिंह ने 12वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जंगलों को साफ करके सवाई गोदो नामक शहर बसाया था। ठीक है, जो आज उन्नाव के नाम से जाना जाता है। और उन्नाव में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, बहुत ही इंपोर्टेंट पक्षी अभ्यारण्य है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है उन्नाव से समझ जो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था। अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, क्योंकि जैसे हम बड़ा इमामबाड़ा पढ़ते हैं हमें याद आ जाता है क्या, आसफउद्दौला, जबकि आसफउद्दौला तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है ना, तो बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था, बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिसका निर्माण करवाया था सफदरजंग ने। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण सफदरजंग ने करवाया था। और यदि यहाँ पे पूछा जाता आपसे सिर्फ इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा पूछा जाता सिर्फ, कॉम्प्लेक्स ना लिखा होता उसमें, या पूछा जाता आसपी, इसे हम बड़ा इमामबाड़ा को और किस नाम से जानते हैं, आसपी इमामबाड़ा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आसपी इमामबाड़ा, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था आसफउद्दौला ने। ये फैक्ट आपको याद रखने, आसफउद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था, बड़ा इमामबाड़ा या आसफी उद्दौला का, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका निर्माण सफदरजंग ने करवाया था। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ई भी बहुत से लोगों ने टिक किया था, लेकिन इसका राइट आंसर है सफदरजंग। सफदरजंग के नाम से हॉस्पिटल भी है दिल्ली में, है ना। सफदरजंग अवध का एक नवाब था। इसके जब उत्तर प्रदेश का इतिहास बताऊंगा मैं थ्योरी क्लास में, तब इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, की स्थापना किसने की थी। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय भी लिखा है, अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करोगे तो मदन मोहन मालवीय को टिक कर दोगे, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है सेंट्रल हिंदू कॉलेज के बारे में। ठीक है, पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में चलकर बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना था। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की भी स्थापना की थी, है ना, ये भी आता है।
थियोसोफिकल सोसाइटी के साथ साथ इन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन भी चलाया था। होम रूल आंदोलन भारत में एनी बेसेंट और किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन भी चलाया था उन्होंने। और इसकी स्थापना कब की थी? ने 1898 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी एनी बेसेंट ने? 1898 ईस्वी में। इसके अलावा ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी डॉक्टर एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। यदि आपसे पूछा जाता भारत की प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस की अध्यक्षता की जिन्होंने, तो आंसर चेंज हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाता है सिंपल के कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। कब की थी इन्हें अध्यक्षता? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये फैक्ट भी आपको एनी बेसेंट से संबंधित याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है? ठीक है, तो ये सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। सरोजिनी नायडू को नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये महान कवयित्री भी थी। ठीक है, इनसे संबंधित फैक्ट कुछ बताते हैं आपको। इसके अलावा ये भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। वो कौन सा राज्य था? वो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, या भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी ये? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल। तो ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा जाता है किसी भी राज्य की, तो वो भी उत्तर प्रदेश की थी, सुचेता कृपलानी। ओके, तो ये फैक्ट है, कुछ याद रखने। अच्छा, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी। कब बनी थी? तो कानपुर में अधिवेशन हुआ था 1925 का, कानपुर अधिवेशन। 1925 का कानपुर अधिवेशन, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुआ था इसलिए और इंपोर्टेंट हो जाता है। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। ओके, तो फैक्ट को सरोजिनी नायडू से समझो, आपको याद रखनी। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट आंसर होगा। और कब की थी? 1571 में इसकी स्थापना पूर्ण हुई थी। इसके अलावा ये अकबर की राजधानी भी रहा था फतेहपुर सीकरी, 1571 से लगभग 1585 तक। मुगल साम्राज्य की ये कैपिटल भी था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी एक यूनेस्को साइट भी है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में तीन यूनेस्को साइट हैं, और तीनों यूनेस्को साइट वो आगरा में। ठीक है, कौन कौन सी है वो तीन यूनेस्को साइट? एक तो ताजमहल है, और एक आगरा का किला है। ठीक है, आगरा का किला है, आगरा फोर्ट। और ये दोनों कब डिसाइड की गई थी? 1983 में। और फतेहपुर सीकरी को कब यूनेस्को साइट घोषित किया गया था? 1986 में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी फतेहपुर सीकरी से याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यूनेस्को साइट कब घोषित किया था? 1986 में से यूनेस्को साइट घोषित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से थे? ठीक है, तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। और पटियाली वर्तमान में किस जिले में आता है? तो कासगंज जिले में आता है ये। ठीक है, कासगंज जिले में आता है ये। इससे पहले एटा जिले में था, लेकिन कासगंज जिले का निर्माण जब से किया गया तो इसका राइट आंसर कासगंज माना जाता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन में एटा भी लिखा होता है, कासगंज भी लिखा होता है। जैसे यहाँ पे तो पटियाली लिखा हुआ, जो बिल्कुल इनका गांव था, कौन सा गांव था? वो पटियाली था। और ये कहां पर है? कासगंज जिले में। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध सूफी थे ये अमीर खुसरो। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, गुरु का नाम इनके पूछा जाता है। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। ठीक है, उन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों को शासन करते हुए देखा था। दिल्ली सल्तनत का इतिहास भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, 8 सुल्तानों को शासन करते हुए देखा था अमीर खुसरो ने। और जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी, उसके अगले ही दिन अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये इनके शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के, अमीर खुसरो।
क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई। बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है, देखो ये, ठीक है ना। और ये 5 जनवरी 2025 को असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था, ऑडिटर का, उसमें पूछा गया है। तो आगरा से स्थानांतरित कहाँ की गई थी? इलाहाबाद। राजधानी का क्रम आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश की राजधानी कैसे कैसे स्थानांतरित हुई है। आगरा से इलाहाबाद हुई है ये, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, और इलाहाबाद से लखनऊ, ठीक है। इस तरीके से इसकी राजधानी चेंज हुई है, ट्रांसफर हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इलाहाबाद हो जाएगा। इसके बाद में अगर डिटेल से देखें तो 1857 की क्रांति के बाद वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग करते हुए इसकी राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई और उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध, ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध, इसे ध्यान से पढ़ना है कि को उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा अवध के रूप में संयुक्त उत्तर भारत को लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा चीफ कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। 1920 में माउंटिंग चेक्सपोर्ट सुधार आए थे, है ना। 1919 का माउंटिंग चेक्सपोर्ट सुधार जब हम पढ़ते हैं तो 1920 में माउंटिंग चेक्सपोर्ट सुधारों के बाद सरकार की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। कब की गई? 1920 में घोषणा की गई थी, ठीक है। और हुई कब? 1921 में। 1921 में लखनऊ में विधान परिषद की स्थापना की गई तथा प्रांत का मुख्यालय प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन ये 1921 में कब हुई थी? आंशिक रूप से हुई थी ये फैक्ट भी याद रखना, आंशिक रूप से हुई थी 1921 में। पूर्ण रूप से कब हुई थी? 1935 में पूर्ण रूप से लखनऊ राजधानी बन गया था उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या था? आगरा। सबसे पहले आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, उसके बाद इलाहाबाद, ये क्रम भी पूछा गया परीक्षाओं में, ठीक है। उसके बाद लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे, ठीक है। अब देखो इसमें हम सवाल में ऑप्शन एलिमिनेशन के तहत इसे सोल्व कर पाएंगे। काफी अच्छा सवाल है ये। जैसे लाला लाजपत राय का संबंध किससे था? पंजाब से था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एमपी में हुआ था, है ना। और अशफाक उल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में। और आपको ये तीनों फैक्ट पता है तो राइट आंसर हो जाएगा बख्त खान। बख्त खान का जन्म बिजनौर जिले में हुआ था, ठीक है। और बख्त खान कौन थे? जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय दिल्ली में कमांडर इन चीफ कैसे नियुक्त किया गया था? बख्त खान को, ठीक है। तो बख्त खान दिल्ली में 1857 कमांडर इन चीफ नियुक्त किए गए 1857 क्रांति के दौरान। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पूछा गया इसमें कौन से कथन सत्य हैं। 1920 में रूर प्रतापगढ़ में गठित हुई है, ठीक है, ये कथन तो। सेकंड है, किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी ये भी ठीक है कथन इसमें। उसके बाद नजराना और बैगार का उन्मूलन करने का आह्वान किया गया, ये भी ठीक है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया गया जिन्होंने इनके मुद्दों को समर्थन किया, ये भी ठीक है। चरण सिंह द्वारा स्थापित किया गया, नहीं, ये गलत। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी बाबा रामचंद्र के द्वारा, है ना। कई बार ये डायरेक्ट भी पूछा गया है, बाबा रामचंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कई बार एग्जाम पूछा गया है अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? बाबा रामचंद्र ने। तो इसमें 4 कथन ठीक हैं, 3 1 2 4, 4 कथन ठीक है, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 के विद्रोह के निमित्त केंद्रों को उनके संबंधित नेताओं से मिलान कीजिए। एक तरफ सेंटर दिए गए, एक तरफ लीडर्स दिए गए। तो लखनऊ से कौन थे 1857 के नेता? बेगम हजरत महल थी, ठीक है। इलाहाबाद से कौन था? मौलवी लियाकत अली। और मेरठ से कौन थे? मेरठ से थे कदम सिंह। और मथुरा से देवी सिंह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा मैच हो रहा है? लखनऊ सी बी मैच हो रहा है इसमें, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, मेरठ के कदम सिंह और मथुरा के देवी सिंह। ये आपको याद भी करने हैं क्योंकि कई बार परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं इसलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, एका आंदोलन 1921 से 1922 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत पूछा है यहाँ पे। तो एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी समुदाय द्वारा किया गया था। एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। ठीक है ये कथन। ओके, यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध था। नहीं, जमींदारों ने इसका नेतृत्व नहीं किया था। ठीक है, तो ये गलत है इसमें। इस आंदोलन को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। ये भी ठीक है। यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ और बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर तक फैल गया था। ये भी कथन ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 20 में राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें गलत बताना है। ठीक है, तो इसका जो नेतृत्व है वो जमींदारों ने नहीं किया था एक आंदोलन का। ठीक है, इसके बारे में अगर डिटेल से पढ़ें तो एक आंदोलन 1921 से 22, ये इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। एक आंदोलन का समय क्या था, कब हुआ? तो 1921 से 22 के बीच में हुआ था। और कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में। अवध क्षेत्र में किसानों का एक शोषण के विरुद्ध आंदोलन था ये। इसका नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने इनका नेतृत्व किया था। ठीक है, वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? जमींदारों के नेतृत्व में, इसलिए गलत हो रहा था। ठीक है, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था। और यह आंदोलन उच्च लागत दर, किसानों का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, नजराना जैसे अत्याचारों के विरुद्ध किया गया था। आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। इसका विस्तार क्षेत्र लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि क्षेत्रों तक विस्तारित था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और जिन्होंने आखिरी कलाम पद्मावत की रचना की थी। ठीक है, तो ये कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत जैसे ही पढ़ो आपको याद आना चाहिए, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक रचना और थी, वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अखरावट। कोई परीक्षाओं में पूछी जाती हैं तीनों रचनाएं, तो आपको याद रखनी है। ठीक है, आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावट। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने पद्मावत किसके शासनकाल में लिखी थी? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में इन्होंने पद्मावत लिखी थी। ठीक है, जो कि मेवाड़ की रानी पद्मिनी से संबंधित है और अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ये अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ से संबंधित है पद्मावत। और मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको ये भी पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के थे। इनका जन्म हुआ था अमेठी में। ठीक है, अमेठी में इनका जन्म हुआ था मलिक मोहम्मद जायसी का। तो इनके बारे में डिटेल भी दी गई है। मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे। जायसी सूफी परामाख्यान शाखा के थे। ये शाखा याद रखनी है आपको, सूफी परामाख्यान शाखा थी इनकी। एक सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं इसके। इन्होंने पद्मावत की रचना भारतीय परंपरा का सर्वश्रेष्ठ परामाख्यान काव्य है। जायसी की प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश में रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव 1955 से 56 तक रहते इस पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया था? तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जनता पार्टी। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। इसका राइट आंसर है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। उसके बाद ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी गए थे हालांकि। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? 1967 में, 1967 में इसमें शामिल हुए थे। और जनता पार्टी के भी ये अध्यक्ष रहे थे। जनता पार्टी के अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे? 1977 से 1988 तक। 1977 से 1988 तक, लेकिन यहाँ पे पूछा 1955 से 56 तक। ठीक है, तो उन्हें स्टार्टिंग में किस पार्टी से की थी? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उन गांवों में से एक नहीं था? ठीक है, नहीं पूछा है। तो सीसामऊ था इसमें,
पुरसवाम भी था और पतकापुर भी था, लेकिन बिठूर नहीं था। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिठूर इसमें नहीं था। और कानपुर का प्राचीन नाम क्या है वो भी पता होना चाहिए आपको। कानपुर का प्राचीन नाम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है डायरेक्ट। तो प्राचीन नाम क्या है इसका? कानापुर। ठीक है, कानापुर इसका प्राचीन नाम है। और कानपुर का ओडीओपी क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कई बार बता चुका हूं मैं कानपुर का ओडीओपी आपको। तो कानपुर का ओडीओपी क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अगर इनकी स्थापना की बात करें, कानपुर की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो किसने की थी इसकी स्थापना? ठीक है, तो एक राजा थे जिनका नाम था राजा हिंदू सिंह। राजा हिंदू सिंह ने स्थापना की थी कानापुर की। ठीक है, राजा हिंदू सिंह। राजा हिंदू सिंह ने कानपुर की स्थापना की थी। कब की थी? अवध शासन के अंतिम चरण में। ठीक है, अंतिम चरण में। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? ठीक है, तो अंग्रेजों से पहले आगरा पर किसका नियंत्रण था? मराठाओं का। ऑप्शन बीच में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मराठाओं का इस पर नियंत्रण था 1803 से पहले, अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले। और आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1803 से पहले मराठाओं का किस किस जगह पे कब्जा था, तो वो फैक्ट मैं आपको बताता हूं एक बार। वो जगह कौन कौन से थे वो शहर वर्तमान के? अलीगढ़, मेरठ, अलीगढ़ हो गया, मेरठ, आगरा, झांसी, उसके बाद बांदा, हमीरपुर, और जालौन। ठीक है, इन सभी जगहों पर 1803 से पहले मराठाओं का शासन था। ठीक है, तो फैक्ट आपको याद रखना। लेकिन 1803 में जब ये अंग्रेजों और मराठाओं के बीच सत्ता का स्थानांतरण हुआ तो ये अंग्रेजों के पास पहुंच गए। ओके, और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठाओं के पास आया, और मराठाओं के बाद अंग्रेजों के पास ये शहर गए। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से ऐतिहासिक व्यक्तियों का उनकी भूमिकाओं के से मिलान कीजिए। यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो नाना साहेब क्या संबंधित थे? कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया नाना साहेब ने। ठीक है, और फिर कारू भगत, इन्होंने रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी, ये भी ठीक है। ये तो आपस में सब मैच हो रहे हैं क्या? मौलवी अहमदुल्ला शाह, फैजाबाद में अग्रणी व्यक्ति हो, अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे ये, है ना, मौलवी अहमदुल्ला शाह। और खान बहादुर खान बरेली के थे ये। तो 1 2 3 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा किसमें? ऑप्शन डी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अब है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलन नहीं है? तो 1857 के विद्रोह स्थल और विद्रोह प्रारंभ की तिथि यानी कि डेट ऑफ आउटब्रेक यहाँ पे दी गई है। बेकरपुर में सबसे पहले हुआ था 29 मार्च 1857 को, ठीक है ये। उसके बाद मेरठ में हुआ था 10 मई 1857 को, ये भी ठीक है। फिर झांसी में 10 मार्च, नहीं, झांसी में मार्च में कहाँ हुआ था? सबसे पहले हुआ था बेकरपुर, फिर मेरठ, फिर हुआ था आपका लखनऊ। ठीक है, उसके बाद झांसी में। तो झांसी में कब हुआ था? अगर एग्जैक्ट डेट बताएं तो झांसी में शुरू हुआ था 8 जून को। ओके, इधर लिख देता हूं 8 जून। तो इसका क्रम भी याद रखना है, कई बार परीक्षा में क्रम भी पूछा जाता है। और 4 जून को लखनऊ में, ये ठीक है। तो सबसे पहले बेकरपुर, उसके बाद मेरठ, फिर लखनऊ, उसके बाद झांसी। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि झांसी का कब शुरू हुआ था? 8 जून को 1857 को शुरू हुआ था। ठीक है, 1857 का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह बिहार से संबंधित थे 1857 की क्रांति में, ये बिहार। नाना साहेब कानपुर से थे। ओके, और बेगम हजरत महल कहां से थी? लखनऊ से। इनके लड़के का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम क्या था? बिजरिस कादिर। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया? ठीक है,
तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। कौन सी उसकी नीति थी? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति के तहत। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या थी? राज्य की हड़प नीति क्या थी? तो इस नीति के अनुसार किसी भी भारतीय राज्य का विलय उस समय कर लिया जाता था जब उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होता है। जब किसी भी राज्य का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता था। ये थी हड़प नीति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अलीगढ़ किले के द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई? तो आपको ये पता होना चाहिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था सबसे पहले तो, है ना? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1806। इधर लिख देता हूं 1803 से 1806। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि 1803 के दो ऑप्शन दिए गए, अक्टूबर और सितंबर, तो इसका राइट आंसर है सितंबर 1803। ठीक है, 1803 से एक बार आपको लिख देता हूं मैं तीनों आंग्ल मराठा युद्ध, क्यों परीक्षा में पूछे जाते हैं इनकी डेट। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इधर लिखता हूं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 तक। मराठा वर्सेस वारेन हेस्टिंग, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ा था? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1803 से 1806 तक। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ा था? इसमें लड़ा था लॉर्ड वेलीजली। ठीक है, लॉर्ड वेलीजली। उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये कब से कब तक हुआ था? तो 1817 से 1818 तक, एक वर्ष चला था लगभग, 1817 से 1818 तक। और कौन था उस टाइम गवर्नर जनरल? लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, ये आपको याद रखने, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुआ था, मराठा वर्सेस वारेन हेस्टिंग के बीच में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक हुआ था, मराठा वर्सेस लॉर्ड वेलेजली के बीच में। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 तक हुआ था, मराठा वर्सेस लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में। ठीक है, और ये युद्ध आपको याद रखने हैं, डेट तो याद करनी, क्यों डेट से ही सवाल बनते हैं ज्यादा, डेट और गवर्नर जनरल ये। ओके, अच्छा, ये है मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ये भी वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम से भिन्न है। ठीक है, तो अमेठी का मुख्यालय क्या है? गौरीगंज। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप। अमेठी का मुख्यालय क्या है? गौरीगंज। संत कबीर नगर का क्या है? खलीलाबाद। ठीक है, खलीलाबाद कहाँ का है? संत कबीर नगर का। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मंझनपुर, भदोही का ज्ञानपुर और अंबेडकर नगर का अकबरपुर। इसे स्टार्ट कर लो क्योंकि ये बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, तो अंबेडकर नगर का अकबरपुर। कुशीनगर का पडरौना है, और कुशीनगर में ही क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। आज का पहला क्वेश्चन यही था ना, महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। ठीक है, इसे भी स्टार्ट कर लो। सिद्धार्थनगर का नौगढ़, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज और जालौन का उरई और फरुखाबाद का फतेहगढ़ और संभल का बहजोई। अब यहाँ पे ये दो स्टार किए, इन्हें याद करो। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। ठीक है, अकबरपुर माती, देहात और माती। लेकिन अंबेडकर नगर का सिर्फ अकबरपुर है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अंबेडकर नगर का सिर्फ अकबरपुर है और कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। ठीक है, और अगर दोनों में से एक भी पूछा जाता है तो दोनों ही ऑप्शन में दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद करने, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक योजना। ठीक है, क्योंकि योजना उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछी जाती है, योजनाओं का बहुत बड़ा वेटेज है पूछे जाने का। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ इस योजना
प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु समाज कल्याण के अंतर्गत संचालित है। पात्र कन्या से अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, उनकी पारिवारिक आय गरीबी रेखा के नीचे हो। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत कार्यक्रम के आयोजन हेतु नगरीय विकास, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ऐसी शासकीय, अर्ध शासकीय एवं स्वैच्छिक संस्थाएं यानी एनजीओ अधिकृत होंगी, जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया जाएगा। तो इन्हें कौन अधिकृत करता है? जिलाधिकारी। इस योजना में विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं, और ये फैक्ट बिल्कुल एग्जाम में दिया गया था कि क्या इसमें ये भी शामिल है, तो ये भी शामिल हैं, ये याद कर लो आप। ठीक है ना। इस योजना को सरकार प्रति जोड़ी के रूप में क्या अब देती है? 1 लाख रुपए। अब उत्तर प्रदेश का बजट आ गया ना कल, तो अब इसमें कितनी धनराशि कर दी गई है? 1 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है। 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय कर रही है। विवाह के लिए महिला की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और पुरुष की न्यूनतम उम्र कितनी है? 21 वर्ष निर्धारित की गई है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़े का होना अनिवार्य, मतलब मिनिमम 10 जोड़े तो होने चाहिए। तो ये थी योजना हमारी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। ठीक है। अब कल उत्तर प्रदेश इतिहास का पार्ट 2 आएगा। इतिहास के काफी क्वेश्चन है, तो इसके कई सारे पार्ट आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, इस पे क्विज कराए जाते हैं, बाकी जो करंट अफेयर होती है वो यहाँ पे शेयर की जाती है, और इंपोर्टेंट जो भी फैक्ट होते हैं या डाटा होता है वो यहाँ पे शेयर किया जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताओ, यदि आपका कोई सुझाव है तो वो भी दीजिए, आपका स्वागत है उसके लिए। ठीक है। और बाकी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।